वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन देखिए, एक छोटा सा जो टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे भी अगर सिंक्रोनस मशीन यूज किया जाता है, सिंक्रोनस मशीन, तो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन का मतलब है हम यहाँ पे दोनों चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं, यानी कि जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर को देखिए एसी के केस में हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर वही मशीन है जो पावर को जनरेट करता है, और जो पावर है वो हमारे घरों तक आता है, या जो अपने घरों में पावर यूज करते हैं वो सिंक्रोनस जनरेटर ही जनरेट करता है या अल्टरनेटर जनरेट करता है। तो अल्टरनेटर की डेफिनेशन अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटर, तो आप क्या बताओगे? अल्टरनेटर इज अ मशीन अल्टरनेटर इज अ machine which converts mechanical energy to electrical energy, electrical energy at particular voltage and a fixed frequency। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि इसमें क्या नई बात है, वो तो डीसी जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट आपने देखा होगा डीसी जनरेटर में फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसी की, राइट। तो अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अल्टरनेटर के केस में, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, मैं हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है किस पे? स्पीड पे। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड पे आपका जो अल्टरनेटर है वो रोटेट करेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। बट आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, दैट इज 50 हर्ट्ज, राइट। तो अगर हम एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर को जनरेट करना चाहते हैं तो हमें उस मशीन को एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कराना पड़ेगा, और उसी कांस्टेंट स्पीड को क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराते हैं, ताकि हमें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे पावर मिलता है, राइट। अब सिंक्रोनस स्पीड का जो डेरिवेशन है वो हम बाद में करेंगे आगे। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला है हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। तो ये जो टर्म है वो आता कहाँ से है? इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो ये टर्म आता कहाँ से है वो हम डिराइव करेंगे आगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो जो सिंक्रोनस मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो अल्टरनेटर बेसिकली ऑपरेट करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ऑपरेशन यानी कि सिंक्रोनस मशीन का जो ऑपरेशन है वो बेस्ड होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? यानी कि फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे ने ये बोला था कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर और फ्लक्स के बीच रिलेटिव वेरिएशन होता है, या मैं लिखवा देता हूं इसका जो प्रॉपर स्टेटमेंट है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वेन एवर देयर इज अ देयर इज अ relative time or space variation
whenever there is a relative time or space variation between flux and conductor, then an EMF always induced in conductor. तो हमेशा कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे दो चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव टाइम और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, राइट। तो रिलेटिव टाइम और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का क्या मतलब है? यहाँ पे फैराडे ने साफ साफ ये बोला था कि अगर आपके पास एक फ्लक्स है और एक कंडक्टर है, दोनों के बीच रिलेटिव टाइम या रिलेटिव स्पेस वेरिएशन हो रहा है, तो हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर में। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? E इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड बी, मतलब बी और वी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। एल क्या है? एक्टिव लेंथ। एक्टिव लेंथ का मतलब होता है कि उतनी लेंथ कंडक्टर की जो कि फ्लक्स को कट कर रही है। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी, राइट। तो ये ईएमएफ का फॉर्मूला है उस ईएमएफ का जो कि उस कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है जब वो फ्लक्स को कट करेगा। तो ये फ्लक्स कटिंग एक्शन दो तरीके का होता है, एक रिलेटिव टाइम की वजह से, एक रिलेटिव स्पेस की वजह से। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव टाइम वेरिएशन क्या होता है और रिलेटिव स्पेस वेरिएशन क्या होता है। सो रिलेटिव टाइम वेरिएशन, रिलेटिव टाइम वेरिएशन, रिलेटिव टाइम वेरिएशन किसे बोलते हैं? जब कंडक्टर स्टेशनरी होता है और फ्लक्स क्या करती है? वेरी। फ्लक्स वेरी कर रही है यानी कि एसी है, तब कंडक्टर क्या करेगा? फ्लक्स को कट करेगा। तो इसकी वजह से हमें एक ईएमएफ मिलेगा, राइट, जो कि फैराडे ने बोला था। अब इस ईएमएफ को क्या बोला जाएगा? देखिए रिलेटिव टाइम वेरिएशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका अलग नाम है, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका अलग नाम है। रिलेटिव टाइम वेरिएशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे क्या बोल देंगे? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस मशीन में हमें मिलता है बताइए? एग्जांपल क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा होगा कि जो सप्लाई है वो एसी होती है, तो फ्लक्स भी एसी होगी, और कंडक्टर यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमेशा स्टेशनरी होते हैं। तो रिलेटिव टाइम वेरिएशन का एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है देने के लिए तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मर। सिमिलरली दूसरा हमने देखा था रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। रिलेटिव स्पेस वेरिएशन, रिलेटिव स्पेस वेरिएशन में क्या होगा? जो हमारा कंडक्टर है वो क्या करेगा? मूव करेगा, बट अब जो फ्लक्स है वो कैसी होगी? स्टेशनरी। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा? बिल्कुल होगा। कंडक्टर मूव कर रहा है, फ्लक्स हमारी स्टेशनरी है, तो अब कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा। पहले फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रही थी, तो दोनों ही केस में हमें ईएमएफ मिलेगा। इस केस में जो हमें ईएमएफ मिलता है उसे हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ किस मशीन में हमें मिलता है? इसका एग्जांपल बताइए। डीसी मशीन में। डीसी मशीन में जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी होती है
और जो रोटर है वो रोटेट करता है, तो हमें ईएमएफ मिलता है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है सिंक्रोनस मशीन को अच्छी तरह से समझने के लिए, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या निकालते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन किसी भी अल्टरनेटर में, राइट? सो द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or current can be found by applying Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. तो जब मैं आपको अल्टरनेटर या मोटर की वर्किंग समझाऊंगा तब वहां पे आप देखिएगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे वर्क करता है। तो मोटर के केस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, अल्टरनेटर के केस में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो अब देखिए, लेकिन जो फिंगर है वो हमेशा सेम चीज रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 3 फिंगर्स का यूज करते हैं हम। पहला होता है 4 फिंगर, दूसरा होता है थंब, तीसरा होता है सेंटर फिंगर। तो जो 4 फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स या फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और फील्ड। फ्लक्स को हम फील्ड भी एक बार बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तीसरा सेंटर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमें निकालना है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही तो हमें निकालना है, राइट? तो ये याद रखिएगा। अब सिंक्रोनस मशीन में 2 तरह की वाइंडिंग हम यूज करते हैं। इन सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस मशीन में 2 तरह की वाइंडिंग हम यूज करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग आर देयर। कौन कौन सी? पहले तो हम यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग, दूसरी हम यूज करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हम वाउंड करते हैं कहाँ पे? रोटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है स्टेटर पे। यानी कि अगर हम लेमन तरीके से बोलें तो फील्ड वाइंडिंग हमारी रोटेट करती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी रहती है। रोटर में हम देते हैं 3 फेज सप्लाई, सॉरी, आर्मेचर में हम देते हैं 3 फेज सप्लाई, और फील्ड वाइंडिंग में क्या देते हैं हम? बताइए। फील्ड वाइंडिंग में हम देते हैं डीसी सप्लाई। यहाँ पे हमें फ्लक्स कैसे मिलती है? डीसी। तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे फ्लक्स हमारी कैसी है? डीसी। बिकॉज ऑफ डीसी सप्लाई, बिकॉज ऑफ डीसी सप्लाई जो फ्लक्स है हमारी वो है डीसी। आर्मेचर कैसा है? स्टेशनरी। आर्मेचर है स्टेशनरी। तो
स्टेशनरी आर्मेचर है, फ्लक्स हमारी स्टेशनरी है यानी कि डीसी है, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा? नो फ्लक्स कटिंग एक्शन, क्योंकि या तो फ्लक्स वेरी करनी चाहिए या तो वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग वेरी करनी चाहिए, तभी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। बट यहाँ पे दोनों स्टेशनरी है, सो नो फ्लक्स कटिंग एक्शन। फ्लक्स कटिंग एक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, सो नो ईएमएफ। अब कोई अल्टरनेटर है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को रोटेट कराना शुरू करते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे। अगर हम फील्ड वाइंडिंग को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराना शुरू करते हैं तो फील्ड हमारी वेरी हो रही है। फील्ड वाइंडिंग पे हमने क्या बाउंड किया है, डीसी सप्लाई को। तो जो फ्लक्स है जो पहले स्टेशनरी थी, अब हम फील्ड को रोटेट करा रहे हैं, तो अब हमारी फ्लक्स कैसी हो जाएगी, वेरी करेगी। फ्लक्स वेरी करेगी, आर्मेचर स्टेशनरी है, तो यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा जिसकी वजह से हमें ईएमएफ मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर हम ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हैं सिंक्रोनस मशीन में, तो हमें रोटर को रोटेट कराना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए हम टरबाइन का यूज करते हैं इस रोटर को रोटेट कराने के लिए। तो अभी इतना जान लीजिए कि रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराते हैं। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर या टरबाइन रोटर को। तो रोटर की फ्लक्स वेरी करने लग गई, वो आर्मेचर कंडक्टर को कट करेगी जिसकी वजह से हमें आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो अब अभी तक हम कई बार बोल चुके हैं कि सिंक्रोनस स्पीड रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करा रहे हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड? तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ns इज इक्वल टू 120 f/p। ये फॉर्मूला आया कहां से? सो लेट अस अज्यूम देयर इज अ 4 पोल मशीन। मान लीजिए हमारे पास 4 पोल मशीन है, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे और एक पोल यहाँ पे। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ पे हमारे कंडक्टर्स रखे गए हैं। तो मान लेते हैं साउथ पोल के अंदर जो भी कंडक्टर हैं उसमें क्या आता है, डॉट, और नॉर्थ पोल के अंदर जितने कंडक्टर्स हैं उसमें आता है क्रॉस। तो ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर ए डैश है। क्रॉस और डॉट कैसे आता है वो हम देखेंगे आगे, बट यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, आप चाहो तो क्रॉस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाउ अब हमें क्या करना है, रोटेट द पोल बाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। रोटेट द पोल्स बाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम यहाँ पे पोल को रोटेट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी है। पोल को हमने 90 डिग्री क्या कर दिया, घुमा दिया, तो सारे पोल्स 90 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा साउथ, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ। कंडक्टर्स को हमने रोटेट नहीं किया है, तो कंडक्टर ए अभी भी यहीं पे रहेगा, कंडक्टर ए डैश अभी भी यहीं पे रहेगा। ये कंडक्टर ए डैश। अब दोनों कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के अंदर हैं। अगर साउथ पोल के अंदर डॉट आ रहा है तो 100% नॉर्थ पोल के अंदर क्रॉस आएगा। क्रॉस क्या होता है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, और क्रॉस क्या होता है, करंट अंदर की तरफ जा रही है और डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रही है। चलिए अब एक काम करते हैं, रोटेट द पोल्स अगेन बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। रोटेट द पोल्स अगेन बाय
90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आर्मेचर या कंडक्टर से हमारे पोल्स को फिर से हमने रोटेट करा दिया। तो अब फिर से जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री घूम जाएगा, सारे पोल्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अब हमारे कंडक्टर ए और ए डैश, कंडक्टर ए है, ये है कंडक्टर ए डैश, तो किसके अंडर आ जाएंगे? अब साउथ पोल के अंडर। साउथ पोल के अंडर क्या था? डॉट। तो ये है फिगर ए, ये है फिगर बी, ये है फिगर सी। तो आप फिगर सी को देखिए, वो सेम है फिगर ए के बराबर। तो फिगर ए से फिगर सी तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? पोल को टोटल कितने डिग्री रोटेट कराया बताइए? टोटल रोटेशन ऑफ पोल्स, टोटल रोटेशन ऑफ पोल्स, पोल्स का जो टोटल रोटेशन है वो कितने डिग्री है? एक बार हमने 90 डिग्री घुमाया, फिर से हमने 90 डिग्री घुमाया, तो 90 90 क्या हो गया? 180 डिग्री। तो टोटल रोटेशन ऑफ पोल्स कितना हुआ? 180 डिग्री। और पोल का जो रोटेशन है वो हम मैकेनिकली कर रहे हैं, राइट? तो 180 डिग्री कौन सा एंगल हुआ? मैकेनिकल, जिसे हम थीटा एम भी बोल सकते हैं। अब फिगर ए से फिगर सी तक जब हम पहुंचे, तो पहले जो करंट था वो डॉट था, बाद में जो करंट है वो फिर से डॉट हो गया। तो करंट या इलेक्ट्रिकल एंगल कितना बना? मान लेते हैं ये करंट का वेव फॉर्म है, तो पहले करंट डॉट पे था, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे हैं, पॉइंट ए पे। फिर फिगर ए से फिगर सी पे जब हम गए, तो हमें फिर से डॉट मिल गया, मतलब उसी पोजीशन पे हम पहुंच गए जिस पोजीशन पे पहले थे। यानी कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से एक नई साइकिल शुरू हो रही है, यहाँ से भी एक नई साइकिल शुरू हो रही है। तो अब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गए हैं। तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल है? 360 डिग्री का, राइट? और हम करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिकल एंगल होगा। तो इलेक्ट्रिकल एंगल हमें मिल रहा है 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और ये है थीटा ई। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल कितना है? 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पोल बाय 2 लिख सकते हैं थीटा मैकेनिकल। पोल यहाँ पे हमने कितना लिया है? हमने कितने पोल का एग्जांपल लिया है? 4 पोल का। तो यहाँ पे अगर हम पोल की वैल्यू 4 रख देते हैं तो हमें यही वाला टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमने जनरलाइज कर लिया, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पोल अपॉन 2 थीटा मैकेनिकल, करेक्ट? तो ये थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं एंगुलर स्पीड के। तो थीटा ई को हम ओमेगा ई लिख सकते हैं, पोल बाई 2 अपॉन ओमेगा एम, करेक्ट? अब ये इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड है ओमेगा ई, तो ये मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड ये है मैकेनिकल एंगुलर स्पीड। तो इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड हमेशा फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाला जाता है। तो ओमेगा का कौन सा फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी के टर्म में होता है? 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ पोल बाई 2। मैकेनिकल एंगुलर स्पीड हमेशा आरपीएम के टर्म में निकाला जाता है। तो ओमेगा का कौन सा फॉर्मूला है जो आरपीएम के टर्म में होता है? 2 पाई एन एस अपॉन 60। तो यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा
120 इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म भी है, फ्रीक्वेंसी इंटू 120 पोल इंटू NS। तो NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि NS इज इक्वल टू 120 F बाई P होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई भी मशीन आपने बनाया उसमें आपने 4 नंबर ऑफ पोल्स रखे हुए हैं, तो पोल तो कांस्टेंट हो गया और 120 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब अब अगर हमें हमारे घरों में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का पावर चाहिए, इसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा 50 हर्ट्ज, तो सिंक्रोनस स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी को वेरी, अगर हमने सिंक्रोनस स्पीड को वेरी किया तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो जाएगी, जो कि अनडिजायरेबल है। इसीलिए हम मशीन को हमेशा एक ही स्पीड पे रोटेट कराते हैं अल्टरनेटर को, जिसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो ये आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम देखने वाले हैं रिवॉल्विंग फील्ड थियरी का। रिवॉल्विंग फील्ड थियरी। तो उससे पहले दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे देख लीजिए कि टू वाउंड वन वाइंडिंग always two slots are required। एक वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए हमेशा 2 स्लॉट की जरूरत होती है। बट यहाँ पे मुझे पक्का पता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वाइंडिंग क्या होती है, कॉइल क्या होती है, कंडक्टर क्या होता है, टर्न्स क्या होता है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक कंडक्टर, ये है वन कंडक्टर, एक छोटा सा वायर है, इसे हम बोल सकते हैं वन कंडक्टर। अब बताइए ये क्या है, ये हैं 2 कंडक्टर। तो अगर एक कंडक्टर का लेंथ बढ़ा के हमने दोनों कंडक्टर को एक साइड से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक टर्न बन गया। और हमने कंडक्टर कितने यूज किए थे यहाँ पे इस टर्न को बनाने के लिए, 2। तो वन टर्न हमेशा 2 कंडक्टर्स को मिला के बनता है। वन टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर। और सिमिलरली हमने अगर बहुत सारे टर्न मिला दिए, एक ये टर्न, एक ये टर्न, एक ये टर्न, एक ये टर्न, कई सारे टर्न्स हमने मिला दिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉइल। तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स को मिला दिया तो हमें एक कॉइल बनती है। नंबर ऑफ टर्न्स मेक्स अ कॉइल। और हमने बहुत सारी कॉइल्स को एक साथ जोड़ दिया कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन गया, हमारी वाइंडिंग। ये है वन वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ कॉइल्स मेक वन वाइंडिंग, नंबर ऑफ कॉइल्स मेक वन वाइंडिंग। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा यहाँ से कि जो वाइंडिंग है वो टर्न कंडक्टर की ही बनी है। तो यहाँ पे हम टर्न भी बोल सकते हैं, कॉइल भी बोल सकते हैं, और बहुत सारी कॉइल है तो वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कॉइल को कैसे वाउंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल को वाउंड करने के लिए हमें 2 स्लॉट की जरूरत पड़ती है। तो 3 फेज कॉइल को वाउंड करने के लिए हमारे पास 3 वाइंडिंग चाहिए, और 3 वाइंडिंग के लिए कितने स्लॉट की जरूरत पड़ेगी, 6 स्लॉट की। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के बता देता हूँ। यह है स्टेटर, ये हमने एक डायग्राम बना लिया स्टेटर का। और याद रखिएगा स्टेटर पे ही हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। तो एक ये स्लॉट है,
एक ये स्लॉट है, हमने एक कॉइल को वाउंड कर दिया। 3 फेज वाइंडिंग को हमें वाउंड करना है, तो मान लेते हैं ये फेज ए की वाइंडिंग है। अब हमें 3 फेज वाइंडिंग को वाउंड करना है, तो 3 फेज वाइंडिंग अगर हमें साइनसोइडल ईएमएफ चाहिए तो 3 फेज वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए? डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री। तीनों वाइंडिंग के बीच का जो स्पेस डिस्टेंस स्पैटियल एंगल है वो कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो हमने बना लिया ये स्लॉट ए है या स्लॉट ए डैश। तो एक स्लॉट हमने यहां पे बनाया, एक स्लॉट हमने यहां पे बनाया। यहां पे एक कॉइल को वाउंड कर दीजिए। ये है बी स्लॉट, ये है बी डैश स्लॉट। एक स्लॉट यहां पे लगा दीजिए, एक स्लॉट यहां पे लगा दीजिए। ये हो गया सी स्लॉट, ये हो गया सी डैश स्लॉट। तो अगर एक वाइंडिंग को हम एक कंडक्टर की तरह एज्यूम करें तो ये कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। तो अब आप देखिए ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ये कंडक्टर सी है। तो कंडक्टर ए और बी के बीच में 120 डिग्री बन रहा है, बी और सी के बीच में 120 डिग्री, ए और सी के बीच में 120 डिग्री। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो वाइंडिंग्स है वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है स्टेटर का। तो अब रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी समझने के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं? हम ये पूरा स्टेटर का जो वाइंडिंग का डायग्राम है ये यूज नहीं करेंगे, हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका यूज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये स्टेटर हमने मान लिया, 6 स्लॉट्स हमें चाहिए। तो देखिए अगर हम ये ब्लैक वाला वाइंडिंग कंसीडर करते हैं, ये है फेज ए की वाइंडिंग, फेज ए की वाइंडिंग। तो अगर एक स्लॉट से करंट अंदर जा रही है, मान लेते हैं एक स्लॉट से करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो यहां से बाहर निकल के आ रही होगी ए डैश से। मतलब ए स्लॉट में अगर हमें डॉट मिल रहा है तो उसके ऑपोजिट में क्या मिलेगा? क्रॉस। तो अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ मिलेगा क्रॉस। अगर ये ए है, ये ए डैश, ये बी है, ये बी डैश, ये सी है और ये है सी डैश। तो अगर बी में डॉट है तो बी डैश में क्रॉस मिलेगा, सी में डॉट है तो सी डैश में क्रॉस मिलेगा। यह है फेज सी, यह है फेज बी और यह है फेज ए। तो अब हम पहले लेते हैं वाइंडिंग ए को। अपनी रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम वाइंडिंग ए। टेक वाइंडिंग ए। तो वाइंडिंग ए हमारी किस तरह से रखी गई है? वर्टिकली। ये देखिए ए डैश। तो मान लेते हैं यहां से हमारी वाइंडिंग गई है, इसको ए मान लेते हैं, और यहां से हमारी वाइंडिंग गई है, इसको ए डैश मान लेते हैं। तो ए में क्या आ रहा है? डॉट। ए डैश में आ रहा है क्रॉस। तो अब आप कर्ल फिंगर, जो कर्ल फिंगर वाला रूल है उसे लगाइए। आप देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इस तरह से। यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो अपनी मुट्ठी बंद करिए, जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो होगी इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा एफ ए। करेक्ट। टेक वाइंडिंग बी। सिमिलरली वाइंडिंग बी को लेते हैं। टेक वाइंडिंग बी।
वाइंडिंग बी हमारी कहाँ पे रखी गई है, चेक करिए। वाइंडिंग बी रखी गई है हमारी यहाँ पे, एक है यहाँ पे, ये है बी डैश, ये है बी, बी में आ रहा है डॉट, बी डैश में आ रहा है क्रॉस। तो करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से बाहर निकल के आ रही है। तो यहाँ से जो थंब का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एफ बी। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है एमएमएफ को, वो मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होता है। अब हम वाइंडिंग सी को ले लेते हैं। टेक वाइंडिंग सी, ये है सी वाइंडिंग। हमारा जो वाइंडिंग है वो कुछ इस तरह से रखे हैं हमने, ऊपर वाले डायग्राम में चेक करिएगा। यहाँ पे सी डैश है तो क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा डॉट, क्योंकि ये है सी। अब करंट यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो जो फ्लक्स है या जो एमएमएफ है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा एमएमएफ ड्यू टू वाइंडिंग सी। अब एफ को हम ले रहे हैं एमएमएफ, एमएमएफ। तो ये सेम है जैसा हमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था ईएमएफ ई। ईएमएफ ई की वजह से हमें क्या मिलता है, करंट। सिमिलरली एमएमएफ की वजह से मिलता है हमें फ्लक्स। एमएमएफ को बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करेक्ट। तो अब ये जो हमें तीनों एमएमएफ मिले हैं, एफ ए, एफ बी और ये एफ सी, तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो बोल सकते, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अगर तीनों एमएमएफ को हम कंबाइन करें, स्टार्टिंग पॉइंट सबका कंबाइन करना है आपको, तो ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा एफ बी, ये हो जाएगा एफ सी, राइट। और ये क्या है, थ्री फेज डिस्प्लेस्ड, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो थ्री फेज करंट का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो आप कैसे लिखते हो, आई ए इज इक्वल टू आई एन साइन ओमेगा टी। तो हम मान लेते हैं सिमिलरली एफ ए यानी कि एमएमएफ ऑफ वाइंडिंग ए क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली एमएमएफ ऑफ वाइंडिंग बी क्या हो जाएगा, एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो एफ बी है वो 120 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एफ ए। सिमिलरली एफ सी एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, राइट। यानी कि जो एफ सी है वो एफ ए से क्या कर रहा है, 120 डिग्री लीड कर रहा है, दैट्स वाई प्लस 120। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 3, यह है एमएमएफ ऑफ द वाइंडिंग का इक्वेशन। तो अब let us consider when time t is equal to 0. Let us consider when time t is equal to 0. तो टाइम t is equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में रखिए, या ओमेगा t is equal to 0 कर लीजिएगा। ओमेगा t is equal to 0, तो अगर ओमेगा टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आप 0 रखते हो तो आपको एफ ए क्या मिल जाएगा, 0। एफ बी क्या मिलेगा, माइनस √3/2 एफ एम। एफ सी क्या मिल जाएगा, √3/2 एफ एम। तो हमारा जो एक्चुअल एमएमएफ का फेजर है वो कैसे बना था, एफ ए, एफ बी, ये था एफ सी, यही वाला मैंने बना दिया यहाँ पे। तो अब
ये हमारा एक्चुअल एमएमएफ का फेजर है। इसमें अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो किस तरह का फेजर बनता है? ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे फेजर ए क्या हो जाएगा? 0। एफ ए इज इक्वल टू 0, तो एफ ए को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एफ बी क्या हो जाएगा? एफ बी क्या हो जाएगा? रिवर्स, क्योंकि माइनस में है तो एफ बी अभी नीचे की तरफ है। और हमारे पास एक्चुअल क्या मिल रहा है? ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे माइनस, तो ये हो जाएगा रिवर्स। अब ये मिलेगा हमें एफ बी। एफ सी सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो एफ सी की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। तो इनका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा हमें? तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट एफ आर। चेक करिए, एफ सी और एफ ए के बीच का एंगल है 120। एफ बी रिवर्स हो रहा है, डायरेक्ट रिवर्स हो रहा है एफ सी ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे। तो इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर रहा है, मतलब एफ सी, सॉरी एफ बी, एफ बी और एफ सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल है 60 डिग्री का। चलिए अब हम यहाँ पे लगा देते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 FB एफ सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है? 60। एफ सी और एफ बी के बीच का एंगल है 60। तो एफ आर इज इक्वल टू, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। एफ बी इज इक्वल टू एफ सी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है। जब एफ बी की डायरेक्शन को रिवर्स किया था तो वहां पे हमने नेगेटिव को कंसीडर कर लिया था। अब फिर से नेगेटिव को कंसीडर करेंगे तो हमें वही चीज मिल जाएगी, इसलिए दोबारा नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना है। सो एफ बी इज इक्वल टू रख देते हैं एफ सी। तो ये हो जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 FC स्क्वायर कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा 1/2। तो हमें एफ आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अंडर रूट 3 FC स्क्वायर। सो एफ सी √3। तो हमें रिजल्टेंट एमएमएफ क्या मिल गया? एफ सी √3। एफ सी क्या है? √3/2 FM। √3/2 FM .√3। तो हमें रिजल्टेंट एमएमएफ कितना मिल गया? √3 इंटू √3 दैट इज 3/2 FM। तो रिजल्टेंट एमएमएफ हमें मिला 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ। और डायरेक्शन क्या है रिजल्टेंट एमएमएफ की? वर्टिकली अपवर्ड्स। डायरेक्शन इज vertically upwards। तो ये आ गया डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड्स। अब एक बार हम ओमेगा टी लेके देखते हैं 90। ये पहला केस हमने देखा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 का। नाउ कंसीडर ओमेगा टी इज इक्वल टू 90। हमारे पास इक्वेशन क्या है? एफ ए इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी -120, एफ सी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी +120 डिग्री। इसमें अगर हम ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एफ ए इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एफ एम साइन 90 होता है 1। एफ बी कितना मिल जाएगा? -FM/2। एफ सी कितना मिल जाएगा? साइन 120 -FM/2। हमारे पास एक्चुअल एमएमएफ का जो फेजर था वो क्या था? कैसा था? ये था एफ ए।
ये है एफ बी, ये है एफ सी। तो चलिए हमारे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे एफ ए क्या है, पॉजिटिव, तो एफ ए की डायरेक्शन सेम रहेगी, दैट इज एफ ए। एफ बी है नेगेटिव, एफ बी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एफ सी भी है नेगेटिव, सो एफ सी का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी। अब एफ बी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एफ बी को हम रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट में। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये जो एंगल है ये है 60, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, एफ बी कॉस 60। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ बी साइन 60। सिमिलरली एफ सी को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, तो एफ सी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी साइन 60 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी कॉस 60। तो देखिए एफ बी साइन 60 और एफ सी साइन 60 ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। हमारे पास अब तीन कंपोनेंट है, एक है एफ ए, एफ बी कॉस 60, एफ सी कॉस 60 सेम डायरेक्शन में, तो हमें रिजल्टेंट एम एम एफ मिल जाएगा यहां से कितना, एफ ए प्लस एफ बी कॉस 60 प्लस एफ सी कॉस 60। वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ आर इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू है एफ एम, ये हमने वैल्यूज निकाली हुई है। एफ बी की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एम बाई टू, बट हम फिर से माइनस कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं जब हमने फेजर को रिवर्स किया था। तो ये हो जाएगा एफ एम बाई टू कॉस 60 1 बाई टू, एफ सी भी माइनस एफ एम बाई टू है तो हम एफ एम बाई टू लेंगे, कॉस 60 हो जाएगा 1 अपॉन टू, तो एफ आर इज इक्वल टू 3 बाई टू एफ एम। तो अब हमें रिजल्टेंट एम एम एफ कितना मिल गया, 3 बाई टू एफ एम, बट द डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल, बट द डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे हमने देख लिया, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे हमने देख लिया, अब देखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे। नाउ टेक द केस ओमेगा टी इज इक्वल टू 180। हमारे पास एम एम एफ इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, एफ सी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। तो इसकी वजह से जो एम एम एफ हमारा आया था याद करिए, वो था एफ ए, एफ बी, ये था एफ सी। नाउ पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो साइन 180 क्या हो जाएगा 0, तो एफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0, एफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 3 बाई टू एफ एम, एफ सी कितना आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई टू एफ एम, राइट। तो एफ ए हमारा क्या है 0, मतलब जो एक्चुअल एम एम एफ फेजर है उसमें से एफ ए हम प्लॉट नहीं करेंगे। एफ बी क्या है पॉजिटिव, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा, एफ सी है नेगेटिव, तो ये एफ सी है, इसके जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए एफ सी। इनका रिजल्टेंट प्लॉट कर लेते हैं,
इनका रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा एफ आर। अब चेक करिए एंगल कैसे मैंने निकाला था, अगर अभी तक कंफ्यूजन है तो। ये एंगल कितने का है, 120। एफ सी को हमने रिवर्स किया जस्ट 180 डिग्री, तो ये हमने एफ सी बनाया। तो 120 को ये आधे से कट कर रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना कहलाएगा, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एफ बी और एफ सी के बीच का एंगल है 60। तो अब देखिए एफ बी और एफ सी बिल्कुल सेम है, ये है एफ बी और ये है एफ सी, बस माइनस का फर्क है। तो माइनस हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि एफ सी में हमने ऑलरेडी माइनस साइन इंक्लूड किया था, तभी तो जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई थी। आप देखिए एफ सी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये वाला एफ सी रिवर्स हो चुका है, तो ये नेगेटिव साइन की वजह से हुआ है। तो नेगेटिव साइन हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, मतलब अब एफ सी इज इक्वल टू एफ बी हमें पुट कर देना है। तो रिजल्टेंट एमएमएफ क्या मिल जाएगा हमें, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी स्क्वायर कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से हमें मिल रहा है एफ आर इज इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। सो एफ आर इज इक्वल टू √3 एफ बी स्क्वायर। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ बी √3, रिजल्टेंट एमएमएफ हमें मिल गया एफ बी √3। और इस इक्वेशन से एफ बी हमने कितना निकाला है, √3/2 एफ एम। तो यहां से भी हमें जो रिजल्टेंट एमएमएफ है वो कितना मिल गया, √3/2 एफ एम। बट जो डायरेक्शन है वो फिर से चेंज हो चुकी है, डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो हमने अभी 3 केसेस देखे। केस 1 क्या था, कंक्लूजन, पहला केस क्या था, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 एमएमएफ इज वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरा केस, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 एमएमएफ इज हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड। तीसरा केस क्या देखा था हमने, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 एमएमएफ इज क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट एक चीज सेम थी, इन ऑल द 3 केसेस magnitude of MMF remains constant। मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे रिजल्टेंट एमएमएफ कर लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एमएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट। कितना, रिजल्टेंट एमएमएफ इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ।
तो पहले केस में हमने क्या देखा था, ये है F इज इक्वल टू, या डायरेक्ट FR लिख लीजिए, FR इज इक्वल टू FM मल्टीप्लाइड बाई 3/2। दूसरा केस क्या था, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड, FR है 3/2 FM। तीसरे केस में क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो FR इज इक्वल टू 3/2 FM। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो MMF है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट, क्योंकि हमने जो करंट ली है वो क्या ली है, 3 फेज बैलेंस करंट, करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ से जो फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा हमारा क्या होगा, अगर हम बैलेंस करंट अप्लाई कर रहे हैं या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए जो रिजल्टेंट एमएमएफ होगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एमएमएफ होगा, रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस the resultant MMF is rotating in clockwise with constant magnitude of 3/2 FM। अब यहाँ से आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को नेगेटिव सीक्वेंस के लिए रिजल्टेंट एमएमएफ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना है, करेक्ट। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एमएमएफ है वो रोटेट कर रहा है, एमएमएफ जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस कंडीशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे हम इसे एमएमएफ को आरएमएफ भी बोलते हैं। आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही है, राइट। और यहाँ पे जो एमएमएफ है आप देख सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे आरएमएफ के नाम से भी जानते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।